हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो आज जो है द हिंदू नहीं निकला है, मैंने अभी ई पेपर चेक किया, सो हिंदू वाज नॉट पब्लिश टुडे। तो जस्ट आपको एक ओवरव्यू देने के लिए क्या हाइलाइट्स थे, कल के क्या न्यूज़ आइटम्स थे, उसके लिए मैंने न्यूज़ ऑन AIR यानी कि जो ऑल इंडिया रेडियो है, दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ गेटिंग द इन्फॉर्मेशन, एक जस्ट आपको मिल जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे अपन इंटरनेशनल पहले नेशनल पार्ट में देख लेते हैं। नेशनल पार्ट में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। जो पहली न्यूज़ है, कंट्री विल हैव वैक्सीन अगेंस्ट कोरोना वायरस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है। दूसरा NRA के रिगार्डिंग है। तो NRA के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। देखो, ये जो है एक मल्टी स्टेज बॉडी है जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। मल्टी स्टेज बॉडी है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अभी ये CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराएगा। CET का मतलब क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो स्कोर कार्ड रहेंगे वो 3 सालों तक लिए, 3 ईयर्स तक के लिए वैलिड रहेंगे। NRA एक साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराएगा। अभी स्टार्टिंग में 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराएगा। बेस्ट ऑफ थ्री जो रहेगा स्कोर, वो आपका लिया जाएगा फॉर द सिलेक्शन। इसके अलावा अभी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा वो SSC यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये आपका SSC स्टाफ सिलेक्शन कमेटी, दूसरा आपका IBPS जो IBPS के एग्ज़ाम होते हैं, और RRB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। इन तीनों के जो एग्जामिनेशन है उन तीनों को कंबाइन करके कंडक्ट कराएगा। तो वही जितेंद्र सिंह जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना था कि जो स्टेट्स हैं दे कैन अवेल द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट मार्क्स विच विल बी कंडक्टेड बाय द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर द जॉब सिलेक्शन। कल मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी कि मध्य प्रदेश हैज़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अनाउंस दैट दे विल बी यूजिंग द NRA एग्जामिनेशन मार्क्स फॉर गिविंग द रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट्स। तो इसको आप याद रखिएगा। तो ये नेशनल न्यूज़ में पहली न्यूज़ थी, ठीक है ना। देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट था। सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिव्यूज ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो इन ईस्टर्न लद्दाख। तो ये ठीक है, लद्दाख का आपको सारा जो इशू था वो मैंने कई बार बताया हुआ है। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो लद्दाख वाला रीजन आता है वो वेस्टर्न बॉर्डर कहलाता है, याद रखिएगा, दैट इज नॉट द वेस्टर्न बॉर्डर। उसके बाद जो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश वाला आता है वो मिडिल सेक्टर कहलाता है, और जब आपका अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन आता है वो आपका ईस्टर्न बॉर्डर कहलाता है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन ईस्टर्न बॉर्डर कहलाता है। यहीं पे जो अगर आपसे पूछते कि मैकमोहन लाइन कहाँ पर है, तो वो आपके ईस्टर्न बॉर्डर पे है। मैकमोहन लाइन आपके ईस्टर्न बॉर्डर पे, इसको भी आप याद रखेगा, दैट इज इन द ईस्टर्न बॉर्डर से याद रखना है ना। और जो पेंगोंग वाला रीजन है, पेंगोंग लेक जो है वो आपका लद्दाख वाले पार्ट में है। मैंने आपको माउंटेन्स रिजेस भी इसके बताए, फिंगर्स इन द लेक भी बता चुका हूँ कि जो फिंगर्स हैं, फिंगर 4 फिंगर 8, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग दिस बॉर्डर्स ऑफ द इंडिया एंड चाइना, ठीक है ना। देन यहाँ पे आगे मूव करते हैं, देखते हैं 5 इंट्रूडर्स शॉट डेड बाय द BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आप सबको पता है कि BSF जो बनाई गई थी वो 1965 में 1 दिसंबर 1965 को बनाई गई थी, 1 दिसंबर 1965। और उस समय जब अटैक हुआ था हमारे यहाँ ऊपर, पाकिस्तान के द्वारा अटैक किया गया था, उसके बाद इसको बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के रूप में बनाया गया। और बॉर्डर गार्डिंग फोर्स में ये सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बन चुकी है। एंड BSF जो है, याद रखने का एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि 2 बॉर्डर, जो इंडिया पाकिस्तान का और इंडिया बांग्लादेश का, ये जो 2 बॉर्डर्स हैं ये BSF गार्ड करती है, ठीक है ना। तो ये बॉर्डर्स याद रखें कौन से गार्ड करती है। इसके अलावा अगर मैं CAPF के बारे में आपको बताऊं तो CAPF बेसिकली 5 बेसिक फोर्सेज है जो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के अंतर्गत आती हैं। उसमें पहली BSF हो गई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। दूसरी CISF हो गई, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि आपका PSU, एयरपोर्ट्स, इन सब जगहों पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। देन आपका CRPF हो गया, यानी कि जिसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बोलते हैं, रिजर्व पुलिस दल बोलते हैं इसको। चौथा है ITBP, यानी कि जिसको हम बोलते हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। एंड आपका लास्ट जो हो गया वो SSB हो गया, यानी कि सशस्त्र सीमा बल हो गया। आपको बताना है कि ITBP है और सशस्त्र सीमा बल है, ये कौन से बॉर्डर्स को गार्ड करते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन टू यू। इंपॉर्टेंट चीज जो ये 5 मैंने नाम बताया आपको, BSF, CISF, CRPF, ITBP और SSB, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं। दे कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके अलावा जो आपका आर्म्ड फोर्सेस है, ये तो पता है आपको, एयरफोर्स, नेवी एंड जो आपका एयरपोर्ट नेवी और ये सारी चीज़ें हैं, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि असम राइफल्स जो है, असम राइफल्स जो आता है वो डुअल कंट्रोल में है
होम अफेयर्स के और डिफेंस मिनिस्ट्री के। तो होम और डिफेंस के दोनों के डुअल कंट्रोल में असम राइफल्स। और अगर आपको पूछा जाए कि इंडियन कोस्ट गार्ड किसके अंदर आते हैं, तो इंडियन कोस्ट गार्ड आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत इंडियन कोस्ट गार्ड आते हैं। ये आप चीज़ें याद रखना, ठीक है ना। तो ये तो था नेशनल पार्ट, मैंने आपको नेशनल में काफ़ी चीज़ें बताने की कोशिश की है। इंटरनेशनल में अगर हम बात करें तो दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं इंटरनेशनल में। पहली जो न्यूज़ थी वो रिगार्डिंग एक तो ये तो देख लो, सेलिंग एट GBP to 2,60,000 महात्मा गांधी गोल्ड प्लेटेड स्पेक्टेकल्स ब्रेक ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ यूके ऑक्शन हाउस। तो यूके ऑक्शन हाउस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है महात्मा गांधी के गोल्ड प्लेटेड स्पेक्टेकल्स ने। ऐसा माना जाता है कि ये महात्मा गांधी द्वारा वेयर किया जाता था। तो ये याद रख सकते हैं। वाटर लेवल ऑफ ऑल मेजर रिवर्स इन मेघना बेसिन ऑफ बांग्लादेश आर राइजिंग। तो यहाँ पे मैं आपको मेघना बेसिन के बारे में बता सकता हूँ, एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेघना बेसिन जो है बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं बांग्लादेश की, जिसमें मेघना, सूरमा, मेघना रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 3 मेजर रिवर से मेघना रिवर सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है बांग्लादेश की। मेघना रिवर बेसिकली कहना चाहिए वो 2 रिवर्स के मिक्सचर से बनती है। लिखते जाओ जो मैं बता रहा हूँ, मैंने नोट्स नहीं बनाया, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, अपने से बता रहा हूँ, ठीक है। कोई नोट्स नहीं बनाया मैंने, तो आप इसको नोट करते जाओ। मेघना रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिवर्स, वन इज सूरमा रिवर एंड सेकंड वन इज कुशियारा रिवर। याद रखिएगा, मेघना रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिवर्स, वन इज सूरमा रिवर SURMA, देन द सेकंड वन इज कुशियारा रिवर, ठीक है ना। सूरमा एंड कुशियारा, अगर ये आपसे पूछा जाए कि सूरमा और कुशियारा कहाँ पे ओरिजिनेट होती हैं, तो सूरमा और कुशियारा दोनों ओरिजिनेट होती हैं इंडिया में नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, ठीक है ना। इंडिया से ओरिजिनेट होती है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, और सूरमा कुशियारा जब मिलते हैं दे बोथ फॉर्म योर मेघना रिवर, ठीक है ना। मेघना की बाकी ट्रिब्यूटरीज में जो इंपॉर्टेंट है वो है पद्मा, धालेश्वरी और गुमती। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ मेघना रिवर, धालेश्वरी, गुमती एंड योर पद्मा रिवर, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। दिस वॉज द न्यूज। MEA in partnership with Foreign Ministry of Thailand organizes 6th round of AINTT। AINTT क्या है? आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स। याद रखिएगा, आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स। दिस इज अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय आसियान प्लस योर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है ना। यहाँ पे इस बार फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ थाईलैंड ने ऑर्गेनाइज किया था। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे AINTT क्या है, तो आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स बोलते हैं इसको, आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स। ये MEA ने विद द मिनिस्ट्री ऑफ थाईलैंड के साथ इसको ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे आसियान के बारे में आप सबको पता होना चाहिए कि आसियान जो है वो बैंकॉक डिक्लेरेशन से 1967 में बना था। 1967 में बना था आपका आसियान, 8 अगस्त 1967 को, और वो बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना था। 10 मेंबर हैं इसके अंतर्गत। 10 मेंबर कौन कौन से हैं? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। दीज आर द 10 मेंबर्स। याद रखिएगा, इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है, है ना। कई बार कंफ्यूजन आपको हो जाएगा कि आसियान का मेंबर तो नहीं है, तो ये नहीं है। इंडिया EAS का मेंबर, यानी कि ईस्ट एशिया समिट जिसको बोलते हैं ना, ईस्ट एशिया समिट, उसका मेंबर जरूर है। उसमें 18 मेंबर है। आसियान प्लस 6 मतलब जो RCEP के 6 मेंबर थे, प्लस USA और USSR यानी USA और रशिया, इन दोनों को अगर आप जोड़ दो तो आपका ईस्ट एशिया समिट बनता है, ठीक है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली। तो ये आपका इंटरनेशनल पेज की ये 2 न्यूज़ आइटम्स थे इंपॉर्टेंट। फिर अगर हम स्टेट्स में जाएं तो एक बार हेडलाइंस तो देख ही लेते हैं। हेडलाइंस में ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई ऐसी खास न्यूज़ आइटम नहीं था स्टेट्स वाले पेज में। नेशनल में 1-2 और न्यूज़ थी, मैं आई थिंक नेशनल में ही थी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रिगार्डिंग DRDO ने बनाया था ना, उसके रिगार्डिंग एक चीज़ है। तो यहाँ पे तो नहीं दिख रही है। वेल ठीक है। ओके तो यहाँ पे सारा अपने को ओवरऑल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बिजनेस पेज में देखते हैं।
बिजनेस पेज में एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी आपकी आरबीआई की रिगार्डिंग। आरबीआई सबका आपको पता है कि रेट्स को रिड्यूस कर रहा था, अभी जो इंटरेस्ट रेट थे उनको रिड्यूस करता जा रहा था। रेट मैंने आपको पहले ही बताया, कंसेप्ट याद रखना कि रेट को रिड्यूस करने का मतलब ये होता है कि आरबीआई चाहता है कि ग्रोथ बढ़े। अगर वो रेट रिड्यूस कर रहा है इसका मतलब है कि वो चाहता है कि ग्रोथ बढ़े। सिंपल सा फंड याद रखेगा कि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज का मतलब कि ग्रोथ को बढ़ाना है, मतलब कि डिमांड को बढ़ाना है। आरबीआई जब रेट इंक्रीज करता है देन इट पुल्स द मनी फ्रॉम द पीपल, लोगों से पैसा खींचता है जब आरबीआई रेट बढ़ाता है, एंड लोगों के पास पैसा पहुंचता है जब वो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि जब आरबीआई रेट बढ़ाता है तो बाकी के बैंक्स भी रेट बढ़ाते हैं, और जब बाकी के बैंक्स रेट बढ़ाएंगे तो लोग लोन नहीं लेंगे क्योंकि रेट बढ़े हुए रहेंगे, दे विल नॉट टेक लोन। तो इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा। आरबीआई जब रेट डिक्रीज करता है मतलब बाकी के बैंक्स भी रेट डिक्रीज करेंगे, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे और लोगों के हाथ में पैसा पहुंचेगा। तो जो पहला केस था जिसमें रेट बढ़ रहा था, दैट इज बेसिकली टू फाइट इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन से यानी महंगाई से लड़ना है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग का रेट कितना होता है? 2 to 6% के बीच में रहता है। 2 to 6% के बीच में, 2 ± 4 रहता है रहता है। तो याद रखिएगा 2 to 6% के बीच में रहता है, 4 ± 2 है ना, 4 ± 2। तो ये आपको याद रखना है कि इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो इंटरेस्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग है उससे 6% से ज़्यादा रेट नहीं होना चाहिए और 2% से नीचे भी नहीं जाना चाहिए। तो इनको मेंटेन करने के लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता रहता है या घटाता रहता है, इसको याद रखिएगा। जब वो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करता है तो उसको हम एकोमोडेटिव स्टैंस भी बोलते हैं। आरबीआई का एकोमोडेटिव स्टैंस मतलब कि वो ग्रोथ को बढ़ाना चाहता है, ठीक है ना। तो ये आप ये चीज़ें याद रखिएगा, दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। अब ये तो आपको पता है कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 अनाउंस किए गए हैं। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 हैव बीन अनाउंस्ड। क्रिकेटर रोहित शर्मा, पैरा एथलीट मरियप्पन थंगावेलु, टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा, रेसलर विनेश फोगाट एंड इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम कैप्टन रानी रामपाल, दे विल रिसीव द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। याद रखिएगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको किसको मिल रहा है? रोहित शर्मा, पैरा एथलीट मरियप्पन थंगावेलु, पैरा एथलीट हैं, टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा, रेसलर विनेश फोगाट एंड इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम कैप्टन रानी रामपाल। द अवार्ड इज conferred on sports person for spectacular and most outstanding performance in the field of the sport for over a period of 4 years। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो मिलता है वो फॉर द पीरियड ऑफ 4 years, 4 ईयर के पीरियड के लिए मिलता है। एंड 27 sports person have been selected for Arjun Award for consistent outstanding परफॉर्मेंस फॉर 4 ईयर। याद रखिएगा इसमें आर्चर अतानु दास, एथलीट द्युति चंद, शटलर सात्विक साईराज, इन सबको ये अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है ना, अर्जुन अवार्ड, ठीक है। और आपका याद रखिएगा रोहित शर्मा को कौन सा मिल रहा है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है ना। सो दिस इज अनदर थिंग विच वाज देयर इन द न्यूज़। तो हिंदू का न्यूज़पेपर तो पूरा नहीं आया था, लेकिन आपको एक ओवरऑल मैंने जिस टाइप से बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हुई थी और किस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे कोविड-19 केस है। सो दैट इज़ इट, यहीं पे हम इसको एंड कर देंगे, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ आज वैसे खास नहीं थी, लेकिन एक तरह रिवीजन की तरह होना चाहिए और थोड़ा न्यूज़ तो आपको मिलनी ही चाहिए। सो फॉर दैट रीज़न वी मेड दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।